नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और काम की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लद्दाख की बर्फीली चोटियां और शिक्षा के नए प्रयोग और हाँ, पर्यावरण से जुड़े अनूठे समाधान जहन में आते हैं। सोनम वांगचुक। जी हाँ, सोनम वांगचुक। वो एक इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं, इनोवेटर हैं और लद्दाख के एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता भी। और उनकी कहानी सिर्फ इसलिए दिलचस्प नहीं कि वो 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू की प्रेरणा माने जाते हैं, हाँ, ये बात तो है। बल्कि इसलिए कि उन्होंने लद्दाख जैसे बेहद कठिन और संवेदनशील माहौल में जरूरतों से जन्मी समस्याओं के ऐसे समाधान निकाले जिनका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल। उनकी यात्रा दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां भी नवाचार इनोवेशन को जन्म दे सकती हैं। सही कहा। तो आज हम उनके जीवन, काम और विचारों पर आधारित एक विस्तृत लेख के जरिए उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच के पीछे क्या था, कैसे उनके अनुभव ने उनके काम को दिशा दी और उनके प्रयोगों जैसे सेकमॉल या आइस स्तूपा का वास्तविक महत्व क्या है। शुरुआत कहाँ से करें? शायद उनके बचपन के अनुभवों से। लगता है वहीं से उनके पूरे जीवन की दिशा तय हुई। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत होगी। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में हुआ, लद्दाख के एक दूर दराज गांव उल्लाए टोकपो में। अच्छा। उनके पिता किसान थे और बाद में राजनीति में भी आए। दिलचस्प बात यह है कि उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा लेह से दूर बीता, एक तरह के अनौपचारिक माहौल में। लेकिन जब वो 9 साल की उम्र में लेह के स्कूल गए तो उन्हें भाषा की बहुत बड़ी दीवार का सामना करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ। वो घर पर सिर्फ लद्दाखी बोलते थे और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम अचानक उर्दू या अंग्रेजी। बिल्कुल। उनके लिए ये एक एलियन भाषा सीखने जैसा रहा होगा। हाँ। जिससे वो बाकी बच्चों से पिछड़ गए और उन्हें कमजोर छात्र मान लिया गया। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। सही कहा। और यही अनुभव, जिसे वो अक्सर अजनबी धरती पर उतरने जैसा बताते हैं, उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अच्छा। इसने उनके मन में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक गहरा सवाल पैदा किया कि ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जो बच्चों को उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परिवेश से ही काट दे। ये बात तो सोचने वाली है। ये अनुभव सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, ये उनके भविष्य के काम, खासकर शिक्षा सुधार की नींव बन गया, कह सकते हैं। तो इसी अनुभव ने उन्हें पारंपरिक रास्ते से हटकर कुछ करने की प्रेरणा दी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद। हाँ, काफी हद तक। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की, NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अच्छा। बाद में उन्होंने फ्रांस के ग्रेनोबल से सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में भी विशेषज्ञता हासिल की। ये तकनीकी ज्ञान उनके बाद के आविष्कारों में साफ झलकता है। हाँ, आइस स्तूपा वगैरह में। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा को लेके उनका नजरिया उनके जमीनी अनुभवों से ही बना। और इसी नजरिए का नतीजा था सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। हाँ जी। जिसकी स्थापना उन्होंने 1988 में महज 22 साल की उम्र में कर दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सेकमॉल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक तरह से एक चुनौती थी। चुनौती? कैसे? इसका लक्ष्य उन छात्रों को संभालना था जिन्हें सिस्टम फेलियर मान चुका था, लेकिन वांगचुक ने उन्हें फेलियर नहीं माना। अच्छा। उन्होंने माना कि सिस्टम फेल हो रहा है, छात्र नहीं। सेकमॉल का पूरा दर्शन इसी पर आधारित था, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। करके सीखना, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। ये किताबी ज्ञान से कितना अलग था? बहुत अलग। सेकमॉल में किताबी पढ़ाई तो होती है, लेकिन जोर व्यावहारिक ज्ञान पर होता है। जैसे कि छात्र कैंपस चलाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वो सौर ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाते हैं, इमारतें बनाने में मदद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अरे वाह। ये सिर्फ कौशल सिखाना नहीं है, ये उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना भरना है। और ये पूरा कैंपस सस्टेनेबल यानी टिकाऊ सिद्धांतों पर बना है। सौर ऊर्जा पर निर्भरता, मिट्टी की बनी इमारतें जो बिना हीटर के सर्दियों में गर्म रहती हैं। बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। यहाँ उनका सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का ज्ञान काम आया।
सीखमूल सिर्फ शिक्षा का मॉडल नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने का भी एक जीता जागता उदाहरण बन गया। और इसका असली सार सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि वांचुक के बचपन के अनुभव का निचोड़ है कि शिक्षा तभी सफल है जब वो थोपी ना जाए, बल्कि छात्र के परिवेश, संस्कृति और जरूरतों से गहराई से जुड़ी हो। ये मॉडल मुख्य धारा शिक्षा के वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण पर सीधा सवाल उठाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ किया? हाँ, बिल्कुल किया। और वो था 1994 में शुरू हुआ ऑपरेशन न्यू होप। ऑपरेशन न्यू होप ये एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल थी जिसका उद्देश्य लद्दाख के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। अच्छा। इसमें सिर्फ एससीएमओल नहीं बल्कि सरकार, स्थानीय समुदाय और गांवों की शिक्षा समितियों को एक साथ लाया गया। ये एक साझा प्रयास था। तो इसमें तरीका क्या अपनाया गया, कैसे सुधार लाए? कई स्तरों पे काम हुआ। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों को लद्दाख के संदर्भ और स्थानीय भाषा के अनुरूप बनाया गया। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, शिक्षकों को नए बाल केंद्रित तरीकों से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। स्कूलों में प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्टिविटी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। लक्ष्य ये था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन जाएं कि लोग प्राइवेट स्कूलों के बजाय अपने बच्चों को वही भेजें। और क्या इसके नतीजे दिखे? क्या ये सफल रहा? नतीजे तो चौंकाने वाले थे। सच में? हाँ, कुछ ही सालों में लद्दाख में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जो पहले सिर्फ 5% के आसपास होते थे, सिर्फ 5%? हाँ, वो बढ़कर 75% तक पहुंच गए। अरे वाह, 5 से 75%, ये तो जबरदस्त बदलाव है। अभूतपूर्व बदलाव था और इसने साबित किया कि सही दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी से सरकारी व्यवस्था में भी क्रांति लाई जा सकती है। शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव लाने के बाद वांगचुक ने लद्दाख की एक और बड़ी बल्कि शायद सबसे बुनियादी चुनौती पर ध्यान दिया, पानी की कमी। हाँ, यहीं से आइस स्तूपा का आइडिया आया, है ना? सही। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। सर्दियों में पानी नदियों में बर्फ बनकर जम जाता है। और गर्मियों में जब खेती और पीने के लिए पानी चाहिए होता है तब ग्लेशियरों से पानी बहुत देर से आता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। हाँ, जब जरूरत है तब पानी नहीं। बिल्कुल, खासकर वसंत के महीनों में, अप्रैल में पानी की भारी किल्लत होती है जब बुआई का समय होता है। ये तो एक बड़ा विरोधाभास है, चारों तरफ बर्फ लेकिन जरूरत के वक्त पानी नहीं। तो आइस स्तूपा इस समस्या का हल कैसे करता है? देखिए, आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट सरल लेकिन बहुत शानदार है। हाँ, सर्दियों में जब नदियों में पानी का बहाव होता है लेकिन उसका इस्तेमाल कम होता है, उस पानी को पाइपलाइन के जरिए नीचे गांव के पास लाया जाता है। ठीक है। फिर उसे एक खास तरह के फव्वारे से हवा में उछाला जाता है। लद्दाख की कड़ाके की ठंड में, -20, -30 डिग्री सेल्सियस में, बाप रे, ये पानी तुरंत जम जाता है और धीरे धीरे एक विशाल शंकु या स्तूप के आकार में इकट्ठा होता जाता है। और ये देखने में किसी बौद्ध स्तूप जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम आइस स्तूपा पड़ा। कमाल है, पानी को जमा कर लिया एक बड़े बर्फ के पहाड़ की तरह। हाँ, एक कृत्रिम ग्लेशियर कह सकते हैं। और फिर गर्मियों में ये स्तूप पिघलता होगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि स्तूप का आकार खड़ा होता है, वर्टिकल। हाँ, तो सूरज की सीधी रोशनी इस पर कम पड़ती है जिससे ये गर्मियों में धीरे धीरे पिघलता है और ये पिघलकर ठीक उसी वक्त पानी देता है जब किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी वसंत और शुरुआती गर्मियों में। बिल्कुल, ये प्रकृति के जल चक्र के साथ एक खूबसूरत तालमेल है। तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति की ही नकल करना एक तरह से। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि 0 से 30 डिग्री नीचे पानी को पाइप से लाकर फव्वारे की तरह उड़ाकर स्तूप बनाने का आइडिया आया कैसे? ये पहली बार में सफल हो गया था क्या, या इसमें दिक्कतें आईं? नहीं, दिक्कतें तो आईं। ये आइडिया उन्हें एक पुराने लद्दाखी इंजीनियर चेवांग नॉरफेल के काम से प्रेरित होकर आया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी कृत्रिम ग्लेशियर बनाए थे, पानी को समतल जमीन पर फैलाकर जमाया था। वांगचुक ने उसी कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाया ताकि पानी कम जगह घेरे और धीरे धीरे पिघले। तो क्या चुनौतियां थी शुरुआत में? शुरुआत में चुनौतियां तो थीं, जैसे पाइपलाइन का जम जाना, सही दबाव बनाना, पानी का वितरण, लेकिन प्रयोग करते करते ये तकनीक विकसित हुई।
ये दिखाता है कि नवाचार अक्सर पहले से मौजूद ज्ञान पर ही आधारित होता है, उसे बस एक नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। और ये तकनीक अब सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है, ऐसा सुना है? बिल्कुल नहीं। इसकी सफलता ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। अब आइस स्तूपा तकनीक को हिमालय के दूसरे क्षेत्रों, नेपाल और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी आजमाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में भी? हाँ, जहाँ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक स्थानीय समस्या का समाधान वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिक हो सकता है, खासकर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में। जलवायु परिवर्तन का जिक्र आया तो सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर भी काफी मुखर रहे हैं। आइस स्तूपा भी कहीं ना कहीं इसी चिंता से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। वो पर्यावरण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रबल पैरोकार हैं। उनका मानना है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एशिया का वाटर टैंक है। एशिया का वाटर टैंक? ये बड़ी बात है। हाँ, जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है। ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ लद्दाख की समस्या नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया और उससे आगे के लिए जल सुरक्षा का संकट पैदा कर सकता है। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। तो इस दिशा में वो क्या समाधान सुझाते हैं? वो सिंपल लिविंग इन द माउंटेन्स का मंत्र देते हैं, मतलब पहाड़ों में सादा जीवन। उनका जोर स्थानीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग, सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और ऐसी जीवन शैली अपनाने पर है जो पर्यावरण पर कम बोझ डाले। जैसे सीकमोल में है? बिल्कुल। सेकमोल का पूरा मॉडल, आइस स्तूपा, उनकी बनाई हुई मिट्टी की इमारतें, ये सब उसी दर्शन का व्यावहारिक रूप है। वो सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समाधान करके दिखाते हैं। उनके काम को व्यापक पहचान दिलाने में 2009 की फिल्म 3 इडियट्स का भी बड़ा हाथ रहा। हाँ, ये तो है। ऐसा कहा जाता है कि आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। हालांकि फिल्म पूरी तरह उन पर आधारित नहीं थी। नहीं, वो तो नहीं थी। लेकिन किरदार का जो नवाचार था, शिक्षा के प्रति उसका गैर पारंपरिक नजरिया और समस्याओं को सुलझाने का जज्बा, हाँ, वो सब मिलता जुलता था। ये सब वांगचुक के जीवन और काम से मेल खाता था। फिल्म का संदेश रटने की बजाय समझने और सीखने पर जोर देना, ये वही है जो वांगचुक सालों से सेकमोल में कर रहे थे। इस फिल्म ने निश्चित रूप से उन्हें और उनके काम को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिला दी होगी। से लोगों की दिलचस्पी सेकमोल और लद्दाख में बढ़ गई। छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, पर्यटक सब उनके काम को देखने और समझने आने लगे। ये एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे लोकप्रिय संस्कृति कभी-कभी महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है। शिक्षा और पर्यावरण में नवाचार के साथ साथ हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उभरे हैं। यहाँ हम स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी तरह तटस्थ रहते हुए प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। इसकी पृष्ठभूमि 2019 में शुरू होती है, जब धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हाँ। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत विशेष दर्जा मिलेगा, जो नहीं मिला। और इस 6ठी अनुसूची का क्या महत्व है? इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है लद्दाख में? देखिए, 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से भारत के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों के लिए है। अच्छा। ये उन क्षेत्रों को अपनी जमीन, जंगल, प्राकृतिक संसाधनों और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए काफी हद तक स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमी और स्वशासन का अधिकार देती है। समझ गया। लद्दाख के बहुत से लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी, सीमित आबादी और उनीक जनजातीय संस्कृति को बाहरी प्रभाव और अनियंत्रित विकास से बचाने के लिए ये दर्जा जरूरी है। तो इसे न मिलने से चिंता बढ़ी? हाँ, स्थानीय पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण खोने की चिंताएं बढ़ीं। इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया। हाँ, उन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिलाने और साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ एक शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। अच्छा। उनका कहना है कि ये मांगे लद्दाख के पर्यावरण, यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी हैं। अब अगर हम हाल की घटनाओं पर नजर डालें, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सितंबर 2025 की घटनाओं पर आधारित जानकारी है, तो स्थिति कुछ तनावपूर्ण रही है। हाँ। खबरों के अनुसार वांगचुक को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। जी। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर झड़पें हुई
और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मृत्यु की खबरें भी आईं। ये दुखद है। इसके बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने उनकी संस्था ACCMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। FCRA लाइसेंस? ये क्या होता है? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस। ये किसी भी संस्था को विदेश से आर्थिक सहायता या अनुदान मतलब फंडिंग प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। तो इसके रद्द होने का ACCMOL पर क्या असर पड़ सकता है? असर काफी गंभीर हो सकता है। ACCMOL अपने कई प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग पर निर्भर करता है। अच्छा। FCRA लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि अब वो विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे उसके भविष्य के कामों, रिसर्च और विस्तार योजनाओं पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का क्या कहना है इन घटनाओं और अपने आंदोलन के बारे में? उनका लगातार यही पक्ष रहा है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक, शांतिपूर्ण और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। उनकी हिरासत और FCRA लाइसेंस रद्द होने की खबरों के बाद देश और विदेश में उनके समर्थन में काफी आवाजें उठी। हाँ, मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पर #I stand with सोनम वांगचुक जैसे हैशटैग चले, जो दिखाता है कि उनके काम और उनकी मांगों को लेकर लोगों में काफी सहानुभूति और समर्थन है। इन सब राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों के बीच उनके मूल विचारों को फिर से याद करना जरूरी लगता है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि समस्याओं को हल करना होना चाहिए। ये विचार उनके पूरे जीवन और काम का सार है, कह सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो सेकमॉन ने छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना हो या आईस्तूपा से पानी की समस्या हल करना हो, उनका एक और महत्वपूर्ण कथन है, अगर हम बच्चों को सोचने की आजादी देंगे तो वो न केवल अपनी बल्कि समाज की समस्याएं भी हल करेंगे। ये दिखाता है कि वो शिक्षा को सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं मानते, बल्कि सोचने, सवाल करने और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने का माध्यम मानते हैं। और ये बहुत स्पष्ट है कि उनके लिए शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। बिल्कुल। एक टिकाऊ और बेहतर भविष्य तभी संभव है जब ये तीनों साथ चलें। सोनम वांगचुक का जीवन और काम इसी एकीकृत दृष्टिकोण का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनके इन असाधारण योगदानों के लिए उन्हें दुनिया भर में पहचाना और सराहा गया है। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें मिले सम्मानों की सूची काफी प्रभावशाली है। 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। हाँ, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। सही कहा। 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाह! इसके अलावा GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, CNN IBN रियल हीरो अवार्ड और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इंडियन ऑफ द ईयर जैसे कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो संक्षेप में कहें तो सोनम वांगचुक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं। हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में नवाचार का, शिक्षा के माध्यम से बदलाव का और पर्यावरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का। सीखमॉल, ऑपरेशन न्यू होप, आईस्तूपा और अब उनका सामाजिक सक्रियतावाद, ये सब एक ऐसी यात्रा के पड़ाव है जिसने न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। उनका काम ये दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़े सिस्टम या सरकार से नहीं होती। एक व्यक्ति की सोच, उसकी लगन और उसके जमीनी प्रयास भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा। उन्होंने लद्दाख की कठोर जमीन पर उम्मीद के बीज बोए हैं और वो उम्मीद अब फल फूल रही है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्थानीय चुनौतियों में ही अक्सर वैश्विक समाधान छिपे होते हैं। सच कहा। उनकी यात्रा सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प से रास्ते निकाले जा सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। एक तरफ सोनम वांगचुक हैं, जो जमीनी स्तर पर स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से समस्याओं के ठोस व्यवहारिक समाधान निकालते हैं, जैसे सिखमोल या आईस्तूपा। उनका जोर अक्सर सिस्टम के भीतर काम करने पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब वो इन्हीं स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए व्यवस्थागत बदलावों जैसे कि छठी अनुसूची की वकालत करते हैं, यानी सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, तो उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ये एक दिलचस्प और शायद अनिवार्य तनाव है।
इनोवेशन और एक्टिविज्म के बीच। हाँ, ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। किसी व्यक्ति के जमीनी नवप्रवर्तन मतलब ग्रासरूट्स इनोवेशन और व्यापक सामाजिक राजनीतिक सुधारों यानी सिस्टमिक चेंज की मांग के बीच क्या रिश्ता है? क्या एक तरह का काम अनिवार्य रूप से दूसरे की ओर ले जाता है? और जब कोई इनोवेटर, एक एडवोकेट, एक पैरोकार की भूमिका अपनाता है तो उसे किन नई जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।